वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बेहद खास पेशकश लेकर आए थे अपनी शेयर बाज़ार यहाँ पर जिस तरह से अगर आपका अनक्लेम पैसा फंसा हुआ है और अगर आप भी चाहते हैं कि इस पैसे की रिकवरी हो जाए तो हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और बताइए अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है जो अनक्लेम्ड है, जो आप क्लेम नहीं कर पा रही हैं, तो आपके पास दस्तावेज़ नहीं है या आपके पास किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, आप हेल्प चाहते हैं, तो अपने सवाल जो हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर, जो कि हमारा नंबर है। इसके अलावा क्योंकि यूट्यूब पर भी आप हमें लगातार देखते आए हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरह की पेशकश जो हम लगातार अब लेके आएंगे आपके लिए, उसमें आपके सवालों को शामिल करेंगे। तो अनक्लेम राशि फिक्स डिपॉजिट से हो, पीएफ से हो, शेयर से हो, म्यूचुअल फंड से हो, बैंक अकाउंट से हो, इंश्योरेंस पॉलिसी से ही क्यों ना हो, अपने सवाल 9619873567 पर आप भेजिएगा। और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि बुधवार का दिन है, ऐसे में विमेंस वेडनेसडे हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर आज के इस शो की शुरुआत महिला दर्शकों के सवालों से हम करना चाहते हैं। और हमारे साथ आज महिला दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए जुड़ गई हैं श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए जुड़ते भी हैं सीधा महिला दर्शकों के साथ। और रागिनी का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। रागिनी ये कह रही हैं कि 1 लाख का लमसम इनको इन्वेस्ट करना है। और शायद फ़ोन लाइन पर भी रागिनी मेरे साथ इस वक्त हैं। रागिनी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप, क्या करते हो? मैम मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और मैं ओके दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके। बड़ी गर्मी है दिल्ली में, तो अभी सुना बहुत सारे केसेस भी हुए हैं नोएडा में। हाँ जी मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मतलब हीट स्ट्रोक का एसी अलर्ट भी नथिंग आ इज रखा है। वर्किंग। यस मैम। हाँ बिल्कुल। चलिए ख्याल रखिए अपना। और 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना है 15 साल के लिए। 70 से 80 लाख जो है आप इकट्ठा करना चाहती हैं और इसी के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है। कोई जी मैम। खास आपका गोल अलाइंड है 70 to 80 लाख हाँ से? जी मैम, मैं चाहती हूँ कि आफ्टर 15 इयर्स जब मैं रिटायरमेंट की एज में आऊँ तो मेरा खुद का एक घर हो। अच्छा, जी। रिटायरमेंट के बाद तक आपके पास एक घर होना चाहिए। रिटायरमेंट, हाँ रिटायरमेंट नियर टू द टाइम, ताकि थोड़ा इंसान खुद के लिए चिल मोड में आ सके। जॉब ओके। के कारण अभी बहुत ज़्यादा इधर-उधर जाना पड़ रहा है, शहर टू शहर, तो अगर खुद का घर रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मॉम डैड को भी आगे दे सकूँ। चलिए अच्छी बात है, आप खुद के लिए घर लेना चाहती हैं 15 साल के बाद, लेकिन क्या इतना पैसा पर्याप्त होगा? मेरे ख्याल से ये एक कैलकुलेशन है जो शायद आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत कर रही हैं और आपने एक गोल को अलाइन कर रखा है। 15 साल का समय है और ऐसे में घर खरीदने के लिए इनको 70 से 80 लाख रुपए श्वेता इकट्ठा करने हैं। तो थोड़ा सा गोल अलाइनमेंट में अगर कहीं ये चूक रही हैं तो वो अगर आप हाईलाइट करना चाहें सबसे पहले। जी, कविता जी। रागिनी, अच्छी बात यह है कि आप एक लक्ष्य की ओर सोच रही हैं। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप शायद सोच रहे हैं कि मुझे घर खरीदने के लिए 70-80 लाख चाहिए रहेंगे, वो हो सकता है आज के दिन पे है। आपको महँगाई को ध्यान में रखते हुए 15 साल बाद क्या वही घर आपको 70-80 लाख में मिलेगा या शायद आपको वो घर 1.5 करोड़ में मिलेगा? तो आपके लक्ष्य जब आप सेट कर रहे हैं ना, इसे ज़रूर ध्यान में रखें कि जब आपको वो लक्ष्य अचीव करना है, तब उसकी कीमत कितनी होगी। तो महँगाई को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य बनाएँ। ये मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको एडवाइस रहेगी। दूसरा, जब आप 1 लाख की अमाउंट से शुरुआत कर रहे हैं, तो 15 साल बाद ये अगर 1 लाख लमसम है, राइट? तो आपको 6 या 7 लाख पे ही ले जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको एसआईपी करनी होगी। आप हर महीने 15,000 की एसआईपी करें और जब-जब आपके पास लमसम अमाउंट होता है एक्स्ट्रा, आप उसे भी आप निवेश कर लें। तो अगर आप 1 लाख का लमसम और 15,000 की एसआईपी हर महीने करेंगी अगले 15 सालों के लिए, तो आप करीबन 80 लाख के लक्ष्य तक पहुँच जाएँगी। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें थी आपके ये लक्ष्य को लेके। मैं आपको एक फंड का पोर्टफोलियो बता देती हूँ जो एक डाइवर्सिफाइड बास्केट है जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं।
आप शुरुआत करें 5 फंड से। आप ले लें क्वांट लार्ज कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला का एक मल्टी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और मिराई का एक फोकस इक्विटी फंड। सो 5 फंड है, अलग-अलग मार्केट कैप के हैं। ये आपको एक 12 से 14% का रिटर्न 15 साल की ओर पे दे सकता है। तो यहाँ से आप शुरुआत करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक रणनीति आपको मिलती हुई, जहाँ पर कुछ फंड्स की रिकमेंडेशंस तो दी गई हैं और अप्रॉक्सीमेट अमाउंट क्योंकि 1 लाख का है, तो ये कब और कैसे डालें अपने पैसों को, किस तरह से स्टैगर करना चाहिए श्वेता? अ, कविता जी, इनके पास ना लंबा समय है, 15 साल का समय है। और तो ये जितना जल्दी डाल दें वो अच्छी बात होगी। मैं कहूंगी अगर ये 1 लाख इन्हें स्टैगर ही करना है ना, तो 4 हफ्तों में कर ले, लेकिन विद इन अ मंथ ये पूरे शी शुड गेट इन्वेस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिता रेड्डी का हम सवाल लेते हैं। इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल भेजा है और ये आर्मी में कार्यरत हैं और ऐसे में इन्होंने कुछ फंड्स जो अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं उनके नाम में पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 7,000 रुपये, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 4,000, क्वांट स्मॉल कैप 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में इन्होंने 40,000 रुपये लमसम निवेश कर रखे हैं। और ऐसे में जो पोर्टफोलियो बोल रही हैं, बनाना चाहती हैं, ये लगभग 15 साल का इसमें इनका नज़रिया है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होती तो और भी अच्छा होता, इनसे और बातचीत हम कर लेते, लेकिन इन्होंने भी 15 साल का समय रखा हुआ है और ऐसे में एक लमसम निवेश कोटक इमर्जिंग इक्विटी में और उसके बाद 3 जगह इनकी जो है SIP चल रही है। बताइए श्वेता। जी कविता जी, तो सरिता जी, मेरी सलाह आपसे भी यही होगी कि जैसे जैसे अगर आप एसआईपी का स्टेप अप कर सकते हैं तो उसे आप जरूर करना। अगर आप इसी तौर से चलते रहे तो फंड्स के जो रिटर्न है उन्हें पकड़कर हम सोच सकते हैं कि आप करीबन 1 से 1.25 करोड़ की एक राशि तक पहुंच जाएंगे 15 साल बाद। स्कीम्स पे आती हूँ, आपकी कुछ स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। तो जो आपका पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है और कोटक इमर्जिंग फंड है, यहाँ आप एसआईपी जारी रखें या आपकी जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसे आप जारी रखें। इसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप की जगह पे आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में शिफ्ट हो सकते हैं। और कॉन्ट स्मॉल कैप के अलावा की जगह पे आप चाहें तो एक डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड, जो ये 2 फंड है जहां लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा है, मैं वो सलाह दे रही हूँ आपको। तो 2 चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर जो फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं सरिता को, आपके स्क्रीन पे भी वो फ्लैश हो रहे हैं और ICICI प्रूव डिविडेंड यील्ड इक्विटी और HDFC स्मॉल कैप रेकमेंड किया जा रहा है। कोई ख़ास वजह श्वेता आपने डिविडेंड यील्ड फंड इनको रेकमेंड किया है, क्योंकि बाकी जो रेकमेंडेशन है आपकी उनमें तो ये करेंगी ही निवेश, लेकिन जो ये चुनाव है डिविडेंड यील्ड फंड का, कोई ख़ास वजह से? जी कविता जी, ये जो डिविडेंड यील्ड कैटेगरी होती है ना, मैं 1 मिनट लेती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इनमें क्या होता है ना, ये उन कंपनियों में निवेश करते हैं जहां उनका जो डिविडेंड पे आउट होता है और वो ज्यादा होता है। अब जैसे निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, वहां अगर 1.5% का डिविडेंड यील्ड होता है, फंड्स में ज्यादा करके 2.5 से 3% का एक डिविडेंड यील्ड आता है। इसका फायदा ये हो जाता है कि किसी साल अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, वो कंपनी की शेयर प्राइस नहीं भी बढ़ रही है, तो डिविडेंड यील्ड तो आ ही जाता है उतना आपके पोर्टफोलियो में, तो उससे एक एडवांटेज हो जाता है। प्लस ये कैटेगरी में ज्यादा कर लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में, तो एक प्योर लार्ज कैप फंड का एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है डिविडेंड यील्ड कैटेगरी। और इनके पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा, मिड और स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा था, तो इनको लार्ज कैप एक बैलेंस करना है पोर्टफोलियो में, इसीलिए मैंने डिविडेंड यील्ड की सलाह दी उन्हें। और राइट, चलिए, तो ये रिकमेंडेड फंड सरिता के लिए। देखिए, विमेंस वेडनेसडे की खास बात यहाँ पर यह है कि हमें बहुत सारे महिला दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और यूट्यूब पर सवाल आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सवाल व्हाट्सएप पर भी आए तो हम उनसे बात कर सकें और जानकारी अगर हमें चाहिए हो तो वो भी हम ले सकें। बहरहाल दीपिका अधिकारी का मैं सवाल लूँगी और श्वेता, ये सवाल आपके पास भी होगा।
ये कह रही हैं कि इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, जिसमें इन्होंने निपॉन का स्मॉल कैप डाला हुआ है और एसबीआई कॉन्ट्रा है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है, आदित्य बिरला का पीएसयू फंड भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। बहरहाल ये कब तक इस पोर्टफोलियो में रहना चाहती है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन बाकायदा उन्होंने एसआईपी कर रखी है और सारे ही श्वेता डिटेल्स के मुताबिक तो इन्होंने अच्छे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। जी कविता जी, फंड्स ज्यादा करके सारे अच्छे ही हैं। एक टाइम पे बहुत अच्छे फंड्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो तीन ऑब्जर्वेशंस थी मेरी। जैसे इनके पास आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है। देखिए ये एक थीमेटिक फंड हो जाता है। अब पिछले 3 साल में देखा जाए तो जो पीएसयू स्टॉक्स हैं या वैल्यू स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो इनके ये फंड ने बहुत अच्छा किया होगा। लेकिन यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे किसी सेक्टर फंड में होता है। तो ये मैं इनको सलाह दूंगी कि इन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे, यहाँ से निकल के एक डाइवर्सिफाइड फंड में चले जाएं। और तो पहली सलाह कि पीएसयू फंड जो आदित्य बिरला का है उसे आप रोक दें। टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, यहाँ पे मैं कहूंगी निपॉन स्मॉल कैप बहुत बड़ा एक साइज के हिसाब से फंड है। तो दूसरे बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स है वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो दैट्स मैं मेरी दूसरी रिकमेंडेशन इनको ये है कि निपॉन और टाटा स्मॉल कैप से ये निकल जाएं। इसमें इसमें से निकल कर ये कहाँ जा सकते हैं उसकी कुछ सलाह। डीएसपी का स्मॉल कैप फंड ये ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी का एक फोकस 30 फंड है और आईसीआईसीआई प्रू का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में ये जोड़ सकते हैं। जहाँ तक स्मॉल कैप कैटेगरी की बात है श्वेता, तो निपॉन स्मॉल कैप मेरे ख्याल से फ़िलहाल कैटेगरी लीडर के तौर पर भी उभर रहा है। उसके बावजूद निकलने की कोई ख़ास वजह? जी, देखिए फंड जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा एक रनअप आया है फंड में। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी में वो सबसे बड़ा फंड है। तो साइज के कारण हमने देखा है कि जो एक्टिव मैनेजमेंट होती है कहीं ना कहीं वो थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। फंड मैनेजर ने जो चेंजेस करने हो वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। फंड ने खुद ने लमसम इन्वेस्टमेंट्स थोड़े टाइम पहले बंद कर दी थी। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने इन्हें सलाह दी कि स्मॉल कैप जो निपॉन का है वहां से ये निकल जाएं अभी। न केवल एक स्मॉल कैप कैटेगरी फंड की हम बात कर रहे हैं, बट श्वेता अमूमन उस तरह के सभी फंड्स जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हों उनमें से निकलना सही होता है। और जब हम बहुत बड़ा साइज़ की बात करते हैं श्वेता, तो वो क्या बेंचमार्किंग होती है, वो क्या फिगर होती है जब आपको लगे कि ये फंड बहुत बड़ा हो चुका है? जी, कविता जी, 2 चीजें होती है यहाँ। एक तो कैटेगरी टू कैटेगरी ये डिफर होता है। अब जैसे कोई लार्ज कैप फंड है जहाँ उसका 90% उन कंपनियों में निवेश होता है जो खुद ही 60,000 करोड़ के ऊपर की साइज की कंपनियां हैं। तो वहां लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आता उन्हें। जब बेचना हो, खरीदना हो, कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, उन्हें वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप मल्टी कैप, स्मॉल कैप, इस तरह की कैटेगरीज की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप छोटी कंपनियों में निवेश कर रहे हो, अब वहां पर अगर आप 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के फंड हो जाते हैं, तो अगर आपने 5% या 10% भी पोर्टफोलियो का चेंज करना है तो कहीं लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो वो एक कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर कर जाता है। दूसरी चीज जो यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है कि कोई कोई फंड मैनेजर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी साइज बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कोई फंड मैनेजर्स नहीं करते, इसीलिए आप देखेंगे जैसे फंड साइज थोड़ी बढ़ जाती है ना, वो लमसम इन्वेस्टमेंट स्कीम में बंद कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें एसआईपी के रूट पैसा आएगा तो चलेगा। तो वो एक सेकंड इंडिकेशन होती है। तो ये 2-3 चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप इवैल्यूएट कर सकते हैं किस कैटेगरी में साइज का प्रॉब्लम हो सकता है, किस कैटेगरी में नहीं हो सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक हमारी राधिका हैं, इनका सवाल लेते हैं। इन्होंने एसआईपी शुरू कर रखी है एक्सिस के मिड कैप में, क्वांट का भी मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, म्यूरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, टाटा डिजिटल है इनके पास, निपॉन का स्मॉल कैप भी है, एक्सिस स्मॉल कैप भी है। और अगले 8 साल में इन्हें अपना निवेश जो है वो बढ़ाना है। फ़िलहाल इनकी उम्र लगभग 46 साल की है और 8 साल तक ये निवेश करेंगी, ऐसा इन्होंने अपना प्लान बना रखा है फ़िलहाल। और क्वांट स्मॉल कैप में 2 लाख इन्होंने जो है निवेश किए हैं।
जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस दिन इन्होंने पैसे जो हैं वो लगाए हैं 2 लाख रुपए। तो अच्छा हुआ इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, और जहां बहुत सारे निवेशकों को उस दिन निवेश करने में दिक्कत हो रही थी, मेरे ख्याल से ये चुनिंदा लकी निवेशकों में से हैं जो ये पैसे डाल पाई हैं उस दिन। तो मुबारकबाद राधिका उस बात के लिए। और आपने ये तो बता दिया हमें कि आपको 8 साल तक इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रहना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको इसमें से कितना इकट्ठा करना है। तो आपका गोल क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो खैर, फंड्स कैसे हैं इस पर राय ले लेते हैं पहले। और कितने मौके पर चौका मारा है इन्होंने, देखिए 2 लाख रुपए इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन भी डालकर। कितनी अच्छी प्लानिंग है ये श्वेता। जी कविता जी, मैं एक्चुअली मैं इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि पहले तो ये निवेश कर पाई उस दिन, दूसरी ये घबराई नहीं। हाँ ये बहुत हाँ जरूरी हाँ, होता है कि बहुत जिस बड़ी दिन आप बात है गिरा जी। मार्केट में, आप घबरा नहीं रहे इक्विटी मार्केट से, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं। तो आगे जाके भी जब भी आपको ऐसा मौका मिले, आप पीछे ना हटे। आप अपना निवेश जरूर करें। और ये सबके लिए एक्चुअली एक सीख है और एप्लीकेबल है। तो एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम दिस। और इनके पोर्टफोलियो में भी इन्होंने जो स्कीम्स चुनी है, काफी हद तक मैं कहूंगी इनका आधा पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। कौन स्मॉल कैप अच्छी फंड है, आप जारी रखें। आपकी इन्वेस्टमेंट पराग पारिक के फंड में आप जारी रखें। यहाँ पर एक्सिस की जो 2 स्कीम्स हैं, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, मैं यहाँ से आपको पहले तो निकलने की सलाह दूंगी। यहाँ पे एज अ फंड हाउस हमने थोड़ा स्ट्रगल देखा है, फंड मैनेजमेंट टीम भी थोड़ी चेंज हुई है। तो बेहतर एएमसीज हैं जहां आप आज के दिन पे निवेश कर सकती हैं। तो यहाँ 2 स्कीम से निकल जाएं। मेरा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, वो आप एग्जिट कर लें। टाटा डिजिटल अगेन, जैसे मैं कहूंगी सेक्टर फंड है, यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही टाइम पे स्कीम में एंटर करें। और जब वो सेक्टर प्ले आउट कर चुका है, आप उसमें से निकल जाएं, जो हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि हम वो सेक्टर पूरा दिन नहीं ट्रैक कर रहे। तो उससे बेहतर ये रहता है आप डाइवर्सिफाइड फंड में रहें। तो ये चौथी सलाह है एग्जिट करने के लिए। आप क्या ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में? आदित्य बिरला का एक मल्टी कैप फंड है जो आप जोड़ लें। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप कैटेगरी में आता है, वो भी अच्छा स्कीम है। इसके अलावा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और डीएसपी की इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 4 फंड्स ऐड कर सकते हैं आप। ये एक और आखिरी सवाल लेंगे हमारी यूट्यूब की दर्शक का, रजनी राव का हम सवाल लेंगे। और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी करना चाहती हैं ये, और 15 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से इनको इस इन्वेस्टमेंट से चाहिए। 1.5 करोड़ चाहिए, माफ़ कीजिएगा श्वेता। जी कविता जी, तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने डेटा दिया था, ये 13 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं लमसम। और चाहते हैं कि 5 साल बाद 1.5 करोड़ एक जमा हो जाए। तो रजनी जी, सबसे पहले तो आपको जो आपका लक्ष्य है वहां थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि अगर आप 13 लाख ही निवेश कर रहे हैं लमसम एक दिन पे, तो ये 5 साल में करीबन आपको 25 लाख के आसपास ले जाएगा। अगर आपने 1.5 करोड़ पे पहुंचना है, तो या तो आप 80 लाख से शुरुआत करें, आपके पास ये एक ऑप्शन है। दूसरा, आप आज 13 लाख का लमसम तो कर लें, इसके अलावा 1.5 लाख का हर महीने एसआईपी करें अगले 5 साल तक, तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक बारी आप वापस से रीइवैल्यूएट कर लें आपका लक्ष्य क्या है। दूसरा, मैं आती हूँ पोर्टफोलियो पे। आप अभी 13 लाख से शुरुआत कर रहे हैं, तो 4 फंड्स है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाएं, आप स्कीम्स भी और 2-3 पोर्टफोलियो में जोड़ लेना। जो कुछ फंड्स हैं, क्वांट का एक लार्ज कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड से आप शुरुआत कर लें पोर्टफोलियो के लिए। चलिए, तो 13 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं और स्टैगर करके करने के लिए रणनीति जो श्वेता ने बताई है। इसी के साथ श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम महिलाओं के इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के आज जवाब दिए। लेकिन विमेंस वेडनेसडे की हमारी ये पेशकश यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ेंगी जिनकी कामयाबी की कहानी के ज़रिए आपको अपना सफ़र आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जानेंगे कि आर्थिक आज़ादी को लेकर वो कैसे अपनी राह पर आगे बढ़ रही हैं। इस ब्रेक के बाद मैं हूं कुश